हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण का अर्थ, कार्य एवं उद्देश्य। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि बालक या मनुष्य जो भी हैं ये जन्म जब उनका होता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम भी हर टाइम, हर समय, हर स्थान पे सीखते हैं दोस्तों। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो निरंतर प्रक्रिया है उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ये हम जानते हैं कि सर्वांगीण विकास का मतलब संपूर्ण विकास, पूर्णतया विकास होता है बालक का। अब चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, चारित्रिक हो या नैतिक, जो भी है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। समय समय पर अपने देश में लोगों को शिक्षित करने तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का भी आयोजन किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रचलित है सर्व शिक्षा अभियान, अर्थात सबके लिए शिक्षा। जिसके पास आर्थिक व्यवस्था है, जिसके पास नहीं है, उन सभी के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान है, सबके लिए शिक्षा है। आगे दोस्तों, शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतया की अभिव्यक्ति है, यानी कि उसके सर्वांगीण विकास की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, खुद को पहचानना कि हम किस तरीके के हैं, किस तरीके के इंसान हैं, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, हमें क्या पसंद है, ये सब चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से पता लगा सकते हैं। यानी कि इन क्षमताओं का विकास हमारे अंदर शिक्षा के माध्यम से होता है। प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। प्लेटो ने ये बात कही है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का कारण है, मूल कारण है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो अपने लिए कहीं स्टैंड नहीं ले पाएगा, कोई बात नहीं कर पाएगा, वो हर जगह उसे दब के रहना होगा, अपना कार्य खुद नहीं कर पाएगा, स्वयं नहीं कर पाएगा, दूसरों पे निर्भर रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। आगे दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। प्राचीन समय में जब स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करता था, तो उस टाइम शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन शिक्षा शब्द जो है इस टाइम प्रचलित है, जो वर्ड शिक्षा, एजुकेशन, उसे संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से मिला है, यानी कि आ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना। पहले जो शिक्षा है उसे विद्या कहा जाता था, जिसका अर्थ जानना होता था, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन आज जो शिक्षा है उसको जिसे संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है, मतलब शिक्षा मिला है हमें, उसका अर्थ सीखना और सिखाना, यानी कि इंसान सीखता भी है और सिखाता भी है। तो आगे दोस्तों, शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय, कॉलेज में निश्चित समय एवं निश्चित योजना के तहत दी जाती है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि अगर बालक का एडमिशन किसी स्कूल में कराया जा रहा है जो LKG से लेकर सिर्फ 5th या 8th तक है, तो बालक वहाँ निश्चित समय, यानी कि सिर्फ नर्सरी से लेके क्लास 8 तक जितने ईयर्स हैं, यानी कि 3 साल LKG, UKG और नर्सरी, और 1 से लेके 8 तक, यानी कि ये 10 से 11 साल एक निश्चित समय के लिए उस विद्यालय में बच्चा जो है उस निश्चित स्थान पर एडमिशन लेगा, उसके बाद उसको कहीं और जाना होगा। तो ये होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय कि उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान, यानी कि वो विद्यालय जो सिर्फ नर्सरी से 8 तक है, जो निश्चित समय यानी कि 10 से 11 साल तक एक निश्चित योजना, मतलब कि उस विद्यालय की योजना ये है कि बच्चे को नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक की शिक्षा प्रदान करना के तहत दी जाती है। आगे दोस्तों, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है, अर्थात व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, और बालक जो है तब तक सीखता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अनुभव प्राप्त होता है बालक को सीखने के कारण, जो बालक के
बालक को अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। तो उसे हम शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी कि शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। आगे दोस्तों शिक्षा की परिभाषा। ब्राउन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, ब्राउन ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कोई बालक है जो शिक्षित लोगों के बीच नहीं रहता, ऐसे समाज में रहता है जहाँ कोई शिक्षित नहीं है, शिक्षा को महत्व नहीं दी जाती है, तो वो भी वैसा ही सीखेगा, क्योंकि बालक अनुकरण करके सीखता है। तो वो भी शिक्षा को महत्व नहीं देगा और बिल्कुल ध्यान नहीं देगा पढ़ाई पे। और अगर उसे ऐसी जगह लाया जाए जहाँ सभी लोग शिक्षित हैं, शिक्षा को महत्व दी जाती है, लोग पढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, तो अगर वहाँ आएगा बालक तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। वो भी शिक्षा को धीरे धीरे महत्व देने लगेगा, जानने की कोशिश करेगा। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे दोस्तों शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है, जैसे बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास। बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास, उसके कॉन्फिडेंस को उभर कर, उसके कॉन्फिडेंस को बाहर लाना, जो दबा सा है, बालक को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शिक्षा के माध्यम से उसे मोटिवेट करके उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, उसकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। आगे बालक का शारीरिक विकास। खेल कूद के माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे बालक को, तो उससे बालक का मानसिक विकास के साथ साथ खेल कूद की वजह से शारीरिक विकास भी होगा। आगे बालक का चारित्रिक एवं नैतिक विकास। बालक का चारित्रिक एवं नैतिक विकास से तात्पर्य है दोस्तों कि जब शिक्षक बालक को शिक्षा देते हैं तो उसके साथ साथ वो उनसे अच्छे चरित्र से जुड़ी बातें उन्हें समझाते हैं, उन्हें उनकी संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, उनका नैतिक विकास कराते हैं। तो शिक्षक जो है बालक के चारित्रिक और नैतिक विकास कराने में काफ़ी मदद करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, जिससे बालक भी अच्छा बनता है। अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं सृजन। बालक को शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि जो उनका कल्चर है उनका संरक्षण करे और उसका सृजन करे, यानी कि अपने अंदर उसे उस कल्चर को ढालने की कोशिश करे, खुद भी वैसा बने जैसे उनके माता पिता का कल्चर है। आगे दोस्तों भावी जीवन की तैयारी की तत्परता, यानी कि जो फ्यूचर होता है बालक का, जैसे हम हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें, अभी कुछ प्रेजेंट में ऐसा करें कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो, तो हम तत्पर होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तत्पर होते हैं। तो वैसे ही बालक के अंदर भावी जीवन की तैयारी, यानी जो आने वाला उसका जीवन है, फ्यूचर है, उसके लिए तत्परता शिक्षा के माध्यम से जगाई जा सकती है। आगे है दोस्तों आत्मनियंत्रण शक्ति का विकास। आत्मनियंत्रण शक्ति का विकास। आगे है बालक का सामाजिक विकास। शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास किया जा सकता है, क्योंकि जब बालक विद्यालय में आता है तो वो एक परिवार के साथ साथ एक ऐसा समाज होता है वो जहाँ शिक्षक कई जगह से आते हैं, बालक अलग अलग जगह से आते हैं, तो वो एक सामाजिक प्लेस हो जाता है, सोशल प्लेस हो जाता है। तो वहाँ भी बालक का सामाजिक विकास होता है और अच्छा विकास होता है, क्योंकि वो विद्यालय है तो बालक वहाँ हमेशा अच्छा ही सीखता है। आगे दोस्तों बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास। जब बालक शिक्षा के जब बालक विद्यालय में जाता है, पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है, लोगों को देख के अनुकरण करके बालक शिक्षा को महत्व देने लगता है, तो उसका मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। आगे दोस्तों शिक्षा का कार्य। शिक्षा का कार्य, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्ति संबंधी कार्य। तो पहला है आंतरिक शक्तियों का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, यानी कि शिक्षा का कार्य है कि व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, भावी जीवन की तैयारी यानी फ्यूचर की तैयारी, अच्छे फ्यूचर की तैयारी, नैतिक उत्थान करना शिक्षा का कार्य है। आगे दोस्तों राष्ट्र संबंधी, तो भावनात्मक एकता, राष्ट्र के लिए कुशल नागरिक बनना, अच्छा नागरिक बनना, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, सभी के हित में कार्य करना, सार्वजनिक आय संबंधी कार्य, सभी के आय से रिलेटेड कार्य करना, राष्ट्रीय अनुशासन, अपना अनुशासन बनाए रखना, जो कानून में लिखा हुआ है कि कुछ गलत नहीं करते, कानून में जो हमारे लिए कर्तव्य दिए गए हैं उसका पालन करना, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, जो हम एक नागरिक के लिए अधिकार दिया गया, कर्तव्य दिया गया, उसका ज्ञान शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। अब वातावरण संबंधी शिक्षा का कार्य, वातावरण से समायोजन, वातावरण से मेल मिलाप करके रखना, वातावरण को हानि न पहुंचाना, क्षति न पहुंचाना, वातावरण का अनुकूलन। तो आगे दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य, पर्पज ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया है, अतः इसके सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य अलग अलग है, जो कि निम्न है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो पहला है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों तथा ज्ञान आदि परिवर्तन होता है। जो शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, इसके अंतर्गत मतलब शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों, ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है, यानी कि सभी प्रकार का परिवर्तन होता है। आगे है, विशिष्ट उद्देश्य को आज सामान्य उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य थे उसे आज सामान्य उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है, तथा इनका क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य हैं इनकी क्षेत्र और प्रकृति सीमित होती है, सीमित समय के लिए, सीमित स्थान के लिए, जो भी कहें सीमित होती है, उसकी एक लिमिट होती है। इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह उद्देश्य लचीला, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होता है। आगे दोस्तों, व्यक्तिक उद्देश्य शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है, यानी कि जो व्यक्तिक उद्देश्य है, व्यक्तित्व के लिए जो उद्देश्य है वो शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य में समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। चौथा उद्देश्य है दोस्तों, सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए न कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है, यानी कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जो है वो राष्ट्र की भलाई के लिए है, यानी कि राष्ट्र मतलब राष्ट्र में हमारे भारत में जितने लोग हैं सबकी भलाई के लिए, न कि व्यक्तिगत भलाई के लिए, न कि खुद के लिए है, सबके लिए, सार्वजनिक है दोस्तों। आगे है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों अगर शिक्षा का कुछ उद्देश्य है तो उसे प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, अवरोध डालने वाले कारक भी होंगे। तो इस इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन करेंट इंडिया। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से कारक हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, ये जो हैं ये कारक हैं, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक दशाएं। आगे दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है, अतः वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य पर तत्कालीन सरकार का प्रभाव पड़ता है। कहने का आशय है दोस्तों कि हर 5 साल पे सरकार चेंज होती है और वो अपनी विचारधारा के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था का जो कार्यभार है उसे संभालती है, और जो तत्कालीन सरकार यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में सरकार होती है उसी का प्रभाव हर बार शिक्षा पे पड़ता है। तो सब लोग अलग अलग आते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है। तो ये जो राजनीतिक विचारधारा है ये भी शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाली एक कारक है, जो कि शिक्षा के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर बार जो है एक नई सरकार आती है, वो शिक्षा के अपने हिसाब से शिक्षा के ढांचे का गठन करती है, उसका कार्यभार संभालती है। तो हर बारी उनका जो राजनीतिक विचारधारा है उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। आगे सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विचारधारा जो है जहाँ बालिकाओं इस इंडिया में कई जगह आप जाएं और देखें, कई जगह देखने को मिलेगा कि बालिकाओं के लिए शिक्षा को महत्व नहीं दी जाती है। बालिकाओं को पढ़ाई लिखाई का समय नहीं दिया जाता है, सिर्फ घर का काम करवाना, उसके बाद जल्दी शादी ब्याह करा देना। कई जगह अभी भी ऐसा है जहाँ बालिकाओं को पढ़ाई के लिए रोका टोका जाता है। तो सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा सबके जीवन यापन के लिए साधन जुटाना है। जो भारत की शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लोगों को शिक्षित करना और सबके जीवन यापन के लिए साधन जुटाना है। आगे है, शिक्षा के उद्देश्य को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आज भी प्रभावित करती है। देश की प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा,
मतलब दोस्तों जो कई जगह ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कहीं हर समय हर कुछ महीनों पे तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, प्राकृतिक आपदाएं अवरोध बन जाती हैं। तो मतलब जहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लोग आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हो जाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। ये भी एक कारक है। आगे दोस्तों, किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। आर्थिक स्तर, फिर वही बात कि आर्थिक स्थिति भी शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण, मतलब यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि साधनों की कमी के कारण कई बालक और बालिकाओं को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, अभी भी वो बहुत पीछे हैं। तो उचित साधनों का अभाव है यहाँ। इसके माध्यम से, मतलब यही कारण है, ये भी प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षा के उद्देश्य को, जिसके वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। आर्थिक स्थिति दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत लाती है पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में। बालक के माता पिता जैसे तैसे करके बालक का पेट भरने के लिए भोजन लाते हैं, पर उसे विद्यालय नहीं भेज पाते। तो आर्थिक स्थिति भी है जो सबसे बड़ा कारक है ये बालक की शिक्षा में अवरोध के लिए। तो ये सब आर्थिक स्थिति जो है ये शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे बड़ा कारक है मेरे हिसाब से। कई बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से ही नहीं पढ़ पाते। और दूसरा है दोस्तों सामाजिक विचारधारा। इसकी वजह से भी कई बालिकाएं पढ़ाई नहीं कर पाती। अभी भी बहुत सा ऐसा पिछड़ा जगह है जहाँ बालिकाओं को पढ़ाया नहीं जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कारक जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना शिक्षा का अर्थ कई तरीके से, व्यापक, संकुचित अर्थ, परिभाषा, और शिक्षा का कार्य, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा का उद्देश्य से प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है वीडियो के लिए। थैंक यू।